फंडामेंटल एनालिसिस ये एक ऐसा एरिया है जिससे आप किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हैं कि ये स्टॉक फंडामेंटली अपने ऑर्डर बुक्स पे, अपने बैलेंस शीट पे, अपने जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट है, इन सब चीज़ों पे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके बिहाफ में आप उस स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जब उसके रिजल्ट्स को आप देख के सेलेक्ट करते हैं, उसके सेल्स को, प्रॉफिट को, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। ये बहुत बड़ा सा एरिया है जिसको हम कंप्लीटली सिर्फ आने वाले 3 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि फंडामेंटली किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को बोल सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये एक नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उस चेकलिस्ट के बेसिस पे लेट्स से हमारे पास 10 पैरामीटर्स है। आउट ऑफ 10 पैरामीटर्स अगर 8 कोई भी पैरामीटर्स हमारे सुटेबल होते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो वी कैन एबल टू से दैट दिस इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। ठीक है, अभी मेरा नाम दुर्गेश है और हम मार्केट में ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से इन्वेस्टेड है। मार्केट में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक में 4 से 5 साल का रहा है, पर उससे पहले हम म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्टमेंट करते थे। और ये जो जर्नी रहा है ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में था। मेरा जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 2 CR का है, उसे हम खुद मैनेज करते हैं सिंगल हैंडली। और इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग को चूज़ कर सकते हैं, और ये 3 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, बिना किसी देरी के आपको ये फंडामेंटली चेकलिस्ट का स्टॉक का चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ये बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो नेस्ले इंडिया है इसे हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल बेसिस पे हम इस स्टॉक को पिक किए हैं। कोई भी रैंडम सा स्टॉक मुझे लगा तो नेस्ले इंडिया को हम पिक कर लिए, और उसे हम लोग इस चेकलिस्ट में पुट करके देखेंगे कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर चेकलिस्ट में सुटेबल है या नहीं, कितने सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे ना, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट किसी भी शेयर का 20% से ज़्यादा होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर स्टेबल होना चाहिए, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। ये तीनों पैरामीटर्स को हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर किसी भी स्टॉक का स्टेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो भी अर्निंग पर शेयर है, ये जो लास्ट आप देखते हैं ना, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये जो है ये स्टेबल रहना चाहिए। किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं है कि किसी क्वार्टर में कंपनी ने कुछ भी पैसे नहीं बनाए और नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए, तो ये स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे ये कंप्लीटली स्टेबल कंपनी है, क्योंकि हर क्वार्टर में एक अच्छा खासा सेल वॉल्यूम जनरेट करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5100 करोड़ के आसपास का कंप्लीट सेल है, और 3900 करोड़ का इसके पास एक्सपेंसेस हैं। तो 1168 करोड़ रुपीस का ऑपरेशनल प्रॉफिट है। इसे कहते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, जो कि निकल के आता है 23%, तो जो कि 20 से अबव है। और EPS जो है हमारा ऑलरेडी स्टेबल है। ये 2 पैरामीटर्स चेक हो गया। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का क्या मतलब होता है कि कंपनी के पास अगर ज़्यादा डेब्ट रहेगा इक्विटी के कंपैरेटिवली, तो कंपनी जो भी अर्न करेगी उसे इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.09 का है, एंड दिस सपोज टू बी लेसर देन 1, तो बहुत अच्छा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। ये 3 पैरामीटर्स हमारे फुलफिल हो गए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ROC ROE। अगर आप देखेंगे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों पैरामीटर्स एटलीस्ट 20% से तो ज़्यादा होने ही चाहिए। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 169% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 135% है। ये अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था वो हमारा फुलफिल हो चुका है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। सेकंड क्राइटेरिया था EPS जो है वो स्टेबल होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0.09 है। ROC 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और ROE भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि 139 एंड 169% है रिस्पेक्टिवली। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्राइटेरिया क्या कहता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है ना, वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है, और कंपनी का जो प्रमोटर FII और DIA होल्डिंग होता है वो भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को। अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे ना, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो 986 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कंपनी हर एक क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया था, और पिछले क्वार्टर में जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही हुई तो 32 करोड़ रुपीज़ था। सो ये 2x नहीं है, ये ऑलमोस्ट 30x है। और एक बात हम आपको बता दें, कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है ना, उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि लेट्स से अगर किसी क्वार्टर में कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पाई, तो कंपनी को अपने अलग किसी कोई स्टेप नहीं उठाने पड़ेगा। कंपनी आर डूइंग गुड वेल विथ देयर ऑलरेडी अर्न प्रॉफिट, तो वहाँ से कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है। इसलिए ये पैरामीटर्स होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या कहता है, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग किसी भी स्टॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रमोटर्स में प्रमोटर आते हैं, एफआईआई और डीआईआई भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एफआईआई डीआईआई के पास एक बहुत सारी टीम होती है जो फंडामेंटली एनालाइज करके स्टॉक को चूज करती है। तो अगर हम लोग बात करें, रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी स्टॉक में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एट द सेम टाइम, और प्रमोटर भी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 62% प्रमोटर्स का, 11.94% एफआईआई का, डीआईआई का 9.45% है। पब्लिक के पास सिर्फ 15.86% है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। पिछले क्वार्टर में 16.10% था, वहां से पब्लिक के पास से स्टॉक्स जो है वो रिड्यूस हुआ है, और प्रमोटर्स या एफआईआई, प्रमोटर्स तो नहीं, एफआईआई और डीआईआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। दिस इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। ये हमारा अगेन अगर हम चेकलिस्ट की बात करें तो ये हमारा सेवेंथ पॉइंट है। अगर हम लोग लास्ट के 3 मोर पॉइंट की बात करें तो कैश फ्लो, बैलेंस शीट और सीएजीआर इस स्टॉक का देखेंगे। कैश फ्लो, बैलेंस शीट और सीएजीआर। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए लिया है, वो माइनस में है। 198 करोड़ रुपीस माइनस में है। तो कैश फ्लो तो चेकलिस्ट में नहीं फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शुड बी ऑलवेज बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बैलेंस शीट हमेशा इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में बैलेंस शीट इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सीएजीआर। कंपनी का सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ क्या है, तो वो है 19%, जो कि एटलीस्ट 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा 2 क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए, विच इज़ कैश फ्लो एंड सीएजीआर। अगेन बैलेंस शीट फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे जो हमें कंपनी इस चेकलिस्ट में जो इस कंपनी को मार्क्स मिले हैं वो 8 आउट ऑफ 10 है। 8 आउट ऑफ 10 है, एंड बिलीव मी दिस इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। एंड इसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड नेस्ले इंडिया निफ्टी 50 का पार्ट है, और एक स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है जो हमें पता चलता है। अगर इसी तरीके के फंडामेंटल स्टॉक्स को आपको चूज करना है तो आप स्क्रीनर पे जाके एक कुछ क्वेरी रन कर सकते हैं। ये क्वेरी कुछ इस तरीके से है, जिसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज़्यादा होता है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%, एंड प्रॉफिट जो ग्रोथ है 3 ईयर्स का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 20%। इस टाइप के जब आप क्वेरीज को रन करते हैं तो आपको दिखता है कि 284 कंपनीज हैं जो निकल के आ रही हैं, और इस 284 कंपनीज को फर्दर अगर आप स्टडी करेंगे तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। सो ये था फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी स्टॉक का क्विकली कैसे किया जाता है, एक शॉर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश किए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।